हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है हिस्ट्री का। टॉपिक का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चूंकि कल के लेक्चर्स में हमने देखा किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी आती है, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ब्रिटिश आती है, पुर्तगाली आती है, डच आती है, फ्रांसीसी आते हैं और किस प्रकार से उनमें संघर्ष होता है और वह लास्ट में ब्रिटिश कंपनी विजयी होती है और किस प्रकार से धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी अपने हाथ में ले लेती है और भारत को एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो अब उसके आगे की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। तो अभी जिस पर चर्चा हुई है वह राजवंशों के इलाकों में अर्थात शहरी क्षेत्रों में हुई थी। अब हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो उस प्रभाव का आज जिक्र किया जाएगा, उसको डिटेल में समझा जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे यह लेक्चर्स उन लोगों तक भी प्राप्त या पहुंच सकें जिनको इसकी अति आवश्यकता है और वह भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, क्योंकि यह एक स्वर्णिम अवसर है। अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है एमपी का भी, तो उसमें वर्ग दो की वैकेंसी आने वाली है। शायद जून में चुनाव रिजल्ट के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि कैलेंडर में दिया गया है कि अगस्त में पेपर होना है। तो आप घबराएं नहीं, लगातार जुड़े रहें, अभ्यास करें, नोट्स बनाएं और सतत प्रयास करते रहें। इसमें और डिटेल अभी पढ़ाया जाएगा, ये सीटेट के हिसाब से है और उसके बाद वर्ग 1, 2, 3 के हिसाब से और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो घबराएं नहीं, आप जुड़ें और जोड़ें। बाकी कोई दिक्कत समस्या है तो इसमें लिंक दी गई हैं, आप जब जाएंगे तो इसमें टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक और फेसबुक लिंक दी गई हैं, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी समस्या का निराकरण पा जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे जिस पर, तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलाती है कंपनी। तो कंपनी किस प्रकार से 65 में बंगाल की जो नवाबदारी है वह लिखित तौर पर प्राप्त कर लेती है और स्वयं सत्ता संभालने लगती है। उसके बाद किस प्रकार से यहाँ के संसाधनों का दोहन करती है और कंपनी की आय किस प्रकार से बढ़ती है सत्ता स्थापित के बाद, और वह भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के कृषि को किस प्रकार प्रभावित करती है। कई अकाल भी पड़ते हैं, कई भूमि सुधार भी किए जाते हैं, जिनमें से हम टॉमस मुनरो का दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था देखेंगे। तो ये दोनों व्यवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैयतवाड़ी से भी और महालवाड़ी से भी। तो दोनों व्यवस्थाओं का जिक्र होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स द्वारा नील की खेती ही प्रेफर क्यों की जाती थी। भारतीय नील की, जो भारत की नील की खेती थी अर्थात भारतीय नील था जो, उसकी डिमांड ब्रिटिश में क्यों ज़्यादा थी उस समय। तो उस समय यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नील की खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती, चूँकि उससे ज़मीन बंजर होने के ज़्यादा चांसेस होते थे, इसलिए किसान नहीं करना चाहते थे। परंतु चूँकि ब्रिटिशर्स हावी हो चुके थे, प्रशासन अपने हाथ में ले चुके थे, इसलिए वह अधिक से अधिक भूमि पर नील की खेती, जो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ नील की खेती करवाई जाती थी। तो इस प्रकार से उसके विद्रोह में नील विद्रोह भी होता है, तो उसको भी हम देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से नील विद्रोह होता है। तो इन सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और नील विद्रोह क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम आज की चर्चा यहीं से शुरू करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। टॉपिक का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, पर मुख्य रूप से जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कृषि मुद्दों को दिया गया है और उनके समस्या और उनके निराकरण पर फोकस किया जाएगा। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, अर्थात बिहार और उड़ीसा में अब दीवानी प्राप्त कर लेंगे। सत्ता अब किसके हाथ में चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के हाथ में, रॉबर्ट क्लाइव साहब के हाथ में, जैसा कि कल क्लाइव साहब का जिक्र आया था।
तो अब देखते हैं कंपनी दीवान कैसे बनी। तो 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तो इसमें बताने की कोशिश करता है लेखक कि यह घटना कहाँ घटी होगी, रॉबर्ट क्लाइव के तंबू के नीचे। लेकिन जो उसका चाटुकारिता इतिहासकार था किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, तो वो राजा के महल की इमेज बनाता है, फ़ोटो बनाता है और वह चित्रित कर देता है कि रॉबर्ट क्लाइव महल में जाकर राजा से प्राप्त करता है बंगाल की दीवानी। तो इस प्रकार से घुमा तोड़ मरोड़ के इतिहास को पेश किया जा रहा है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। जैसा कि पहले होता था, जो भी दीवान थे उस क्षेत्र के, तो उन्हीं का उस क्षेत्र में क्या होता था, शासन होता था, वहाँ की कर वसूली वही करते थे। जब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था, इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे, इसलिए उसका विनिमय चलता रहे कंपनी का। इसलिए उसको तलाश ही थी कि कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाए जिससे कंपनी के खर्चे चलाए जा सके। इसी बीच क्या हुआ, मुग़ल सम्राट द्वारा उसे बंगाल की दीवानी मिल गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को भी शांत रखना था, जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव हैं वो सोचते हैं कि यहाँ चूँकि वो बाहरी था, इसलिए वह सोचता है कि इनको मारा नहीं जा सकता, इसलिए शांति से और नियंत्रण से काम लेना होगा। चूँकि अभी भी ये काफ़ी ताकतवर हैं, इसलिए वो उनको पूर्णतः ख़त्म नहीं करना चाहता था, सिर्फ नियंत्रण रखना चाहता था। फिर नेक्स्ट पैरा में है कि यह काम कैसे हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। तो जैसे मैं बताया था आपको शुरू में इसका परिचय कि चूँकि डिमांड नील की ज़्यादा थी कपड़ों की रंगाई के लिए ब्रिटेन में, इसलिए यहाँ नील की खेती ज़बरदस्ती ज़्यादा कराई जा रही थी, जबकि किसान तैयार नहीं थे। इसी का परिणाम हुआ कि नील विद्रोह उभर करके सामने आता है। तो अब इन पॉइंटों की हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में उसने क्या किया, उपनिवेशवाद कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह तय कर दिए, और मन के मुताबिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो अब मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होगा। तो कंपनी की आमदनी, अब मुख्य कंपनी की जो आय थी वो कैसे बनी, उस पर चर्चा इस पैरा में की गई है। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशम कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो 1765 तक जब क्लाइव नहीं जीता था युद्ध, तब तक क्या था, जब तक उसको बंगाल की नवाबी नहीं मिली थी, तो भारतीयों से जो कपड़ा खरीदता था वो रेशम के, उसके बदले में भारतीय उससे सोना और चांदी लेते थे। कीमत के तौर पर सोना और चांदी
इसलिए लॉर्ड क्लाइव को सोना और चांदी ब्रिटेन से आयात करना पड़ता था और भारतीयों को देना पड़ता था। व्यापारियों को सोना चांदी दे करके उनसे कपड़े लेता था वो और ले जाकर के ब्रिटेन में बेचता था। इस प्रकार से व्यापार चलता था। लेकिन अब 65 के बाद क्या हुआ, जब दीवानी मिल गई तो जो बंगाल का राजस्व आता था उसी से अब कपड़े वो खरीद लेता था। अब उसको सोने और चांदी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यही इसमें बताया गया है कि अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे यानी राजस्व से वे चीज़ें खरीद सकती थी कंपनी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर छांव छोड़कर भाग रहे थे, गांव छोड़कर। जो कारीगर थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। तो इस प्रकार से क्या किया, पूर्ण रूप से अब कंपनी ने दोहन करना, शोषण करना, दोहन तो ठीक है, शोषण करना शुरू कर दिया। जिसमें से क्या हुआ, कारीगर जो हैं, जो कारीगर कपड़े बुनते थे, बुनकर लोग बनाते थे, वो अब गांव छोड़कर ही भागने के लिए विवश हो गए। वहीं जो चीज़ें कंपनी पहले सोने चांदी पे महंगी कीमतों पे खरीदती थी वह अब मन मुताबिक जबरन उनको बेचनी पड़ती थी, क्योंकि नहीं बेचेंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी। इसलिए वे चीज़ें अब नाम मात्र की कीमत मिलती थी, लागत नहीं मिल पाती थी। तो और भुखमरी और गरीबी फैलेगी अब। और किसान क्या हुआ, लगान नहीं चुका, क्योंकि उतनी लागत उसको मिलती ही नहीं थी जितनी लागत उसके कपड़े में आती थी। इसलिए किसान भी परेशान हो गए और कारीगर का उत्पादन क्या हुआ, गिर गया। जब उसको लागत उतनी नहीं मिलेगी तो वो कपड़ा नहीं बनाएगा। उसी का फ़ायदा हुआ कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, तो यहाँ से कच्चा माल, वहाँ से तैयार माल आता था और महंगाई बढ़ जाएगी अभी आने वाले समय में, जो इसमें बताया जाएगा आगे आने वाले चैप्टरों में। तो खेती क्या हो गई, चौपट होने लगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एक थोड़ा कोट दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको भी देख लेते हैं। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद एक साप्ताहिक बाजार था। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों का बहुत बुरा असर पड़ता था इन बाज़ारों पर। तो अब ये बाज़ार धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी और ताकतवर होगी तो ये जो मुर्शिदाबाद का साप्ताहिक बाज़ार था ये पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और पूर्ण रूप से ब्रिटिश की बनाई हुई सामग्रियां बिकने लगेंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाता हुआ ब्रिटिश है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा। तो खेती जब समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही थी तो 1770 में पड़े अकाल, यहाँ बहुत अकाल आएंगे। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। नींद में सुला दिया गया, लोगों को मौत की नींद में सुला दिया गया। जो 1770 में अकाल पड़ा, तो ये पूछा जाता है कि बंगाल के किस अकाल में या किस सन में करोड़ों लोगों की मौत हो गई, किस कारण, तो अकाल के कारण जो 1770 में पड़ा। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। बंगाल क्षेत्र की 1/3 आबादी क्या हुई, समाप्त हो गई। जो बंगाल में 1770 का अकाल पड़ा उसमें इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात करोड़ों लोगों की क्या हुई, 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे 1/3 आबादी ही वहाँ की समाप्त हो गई। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस का चित्र है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई बंगाल में तो उस समय क्या हुआ, बंगाल का कॉर्नवालिस कौन था, या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जब भारत में लागू हुई तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप इसको याद रखेंगे, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है, हर हाल में आता है। अब हम देखेंगे खेती में सुधार की ज़रूरत। जब अकाल पड़ा तो अंग्रेज़ों को अब थोड़ा एहसास हुआ कि इस खेती में थोड़ा बदलाव किए जाएं, सुधार की गुंजाइश की जाए। तो अब देखते हैं कि सुधार की ज़रूरत क्या पड़ी। तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा थी कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। अब कंपनी को यह लगने लगा कि खेती में थोड़ा बहुत निवेश करना चाहिए और सुधार लाने
की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अब पूरा राजस्व उन्हीं को प्राप्त होता था। इसलिए वे अब ध्यान देने लगे संसाधनों के और अधिक शोषण की ओर या दोहन की ओर। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में भी पूछ सकता है कि उस अकाल का परिणाम क्या हुआ। तो उस अकाल का परिणाम यह हुआ कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या हुई, लागू कर दी गई। तो यह क्वेश्चन आता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजाओं को और जो तालुकादार थे, तालुका अर्थात किसी एक क्षेत्र का जमींदार, उसको क्या हुआ, जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें राजाओं को, जो इलाके के राजा थे और तालुकादार थे, उनको जिम्मेदारी यह सौंपी गई कंपनी द्वारा कि आप क्या करेंगे, किसानों से लगान इकट्ठा करेंगे, वसूलेंगे इनसे और कंपनी के राजस्व खजाने में ले जाकर इसको राजस्व के रूप में जमा करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। जितनी राशि चुकाना है वह राशि ब्रिटिशर्स द्वारा क्या कर दी गई, पहले से तय कर दी गई। चाहे उत्पादन हो या ना हो, उससे उनको मतलब नहीं था। उनको जितनी उन्होंने निश्चित कर दी लगान कि इतना हमको चाहिए तो उस क्षेत्र से उतना चाहिए, चाहे तालुकादार या राजा जहाँ से ला के दे उतना उनको चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि कहाँ से आएगा। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। जबकि ऐसा नहीं हुआ था। वास्तविक में ये हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी कर इकट्ठा करने के लिए कि आप राजस्व इकट्ठा करें और जमा करें। तो उन्होंने भी किसानों का क्या किया, शोषण किया। यदि वो बोलते थे कि आप 10 रुपये लाकर जमा करिए तो वो उनसे वसूलते थे 20 रुपये और फिर 10 उनको देते थे, 10 खुद रख लेते थे। अब कहाँ से किसान पाए, क्या करे, उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। सिर्फ वो खेतों में काम करता, खाने के लिए अन्न तक नहीं बचता था। इसलिए उस समय भुखमरी भी फिर फैलती है, कुपोषण का शिकार होते हैं और लोगों की अत्यधिक मात्रा में मृत्यु होती है, जिसकी जानकारी अभी आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी खेती में सुधार की ज़रूरत ऐसा महसूस हुआ ब्रिटिशर्स को। लेकिन अब आती है कि समस्या क्या हुई। तो समस्या देखते हैं पहले। तो समस्या है, मगर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी समस्या पैदा कर दी। अंग्रेज यह सोचकर लाए थे कि इससे क्या होगा, सुधार होगा कृषि भूमि में, लेकिन इससे एक नई समस्या हो गई। अब आगे देखते हैं। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो इस तरह से कंपनी ने यह जिम्मा जो जमींदारों को सौंपा था कि आप राजस्व, तो इतना राजस्व बढ़ा करके सौंपा था, उनको अनुमान हो गया था कि इस क्षेत्र में इतनी ही फसल उगाई जा सकती है, इसलिए इतना लगान वह कर देते थे कि उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। और जमींदार उस ज़मीन में बचा हुआ शेष हिस्सा खर्च करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको भी जमींदारी चाहिए, उसका भी पावर नहीं घटना चाहिए, इसलिए वो और अधिक कर लगाता था। तो जो जितना ब्रिटिशर्स मांगते थे उतना देने के बाद भी जमींदारी उसकी बनी रहे, इसलिए वह अत्यधिक कर मनमौजी ढंग से लगाता था और अधिक शोषण हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भूखमरी और बेरोजगारी फैल गई खूब। तो लोग मरेंगे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो ये समस्या समाधान के लिए लाई गई थी बंदोबस्त व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा, तो जमींदार ऐसा भी था कि यदि जमींदार राजस्व वसूल नहीं कर पाएगा उतना और जमा नहीं कर पाएगा उतना, तो वो उस जमींदार को वहाँ से हटा देते थे और दूसरे को जमींदारी दे देते थे।
तो इस प्रकार से जमींदारों में भी क्या हुआ, कंपटीशन हो गया और आपस में ही ये लड़ने लगे भारतीय जमींदार। इन्होंने उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए और मूर्खों की तरह आपस में लड़ने लगे। तो बोलियां लगने लगी उस समय। कोई जमींदार यदि बोल रहा है कि हम आपको 1 लाख इस क्षेत्र से देंगे, तो कोई बोल रहा है 1.5 लाख, और फिर किसानों का अत्यधिक शोषण भारतीयों द्वारा ही किया जाने लगा। इस प्रकार से कंपनी, डायरेक्ट फ़ायदा कंपनी को हुआ, लेकिन कंपनी डायरेक्ट नहीं वसूलती थी राजस्व, इनडायरेक्ट उसको प्राप्त होता था उतना। इस प्रकार से लोहे को काटने का कार्य करती थी कंपनी, अर्थात भारतीयों को भारतीयों से ही लड़ाने का कार्य कर रही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाज़ार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। लेकिन जब 19वीं सदी आई तो उसमें कुछ हालात में सुधार हुए, लेकिन बाज़ार की कीमतों में क्या हुई, वृद्धि हो गई और धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ, पर बाज़ार की कीमतें बढ़ गई तो वो बराबर हो गया। यदि बाज़ार की कीमतें न बढ़ती और खेती का विस्तार बढ़ता तो चीज़ें कुछ हाथ में पकड़ में आती, लेकिन जब बाज़ार की कीमतें बढ़ गईं तो खेती का विस्तार हो भी गया तो क्या अर्थ निकला, वो खनपाट बराबर उतना ही कहलाएगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। तो कंपनी जो निश्चित राजस्व तय कर दी थी उससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी। तो जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया तो जमींदार क्या हुए, और अमीर होने लगे, चूँकि राजस्व की रकम निश्चित थी। और अब कृषि क्षेत्र बढ़ गया तो राजस्व ज़्यादा आने लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए। तो इस प्रकार से इसमें बताता है कि कुछ ज़मींदार अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, लेकिन अब जो अभी बचे थे शेष, तो वे बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अर्थात अब वह खतरा नहीं उठाना, क्योंकि कृषि का विस्तार हो गया तो उनको यह लग रहा था कि अब आमदनी आएगी। अब हम देख लेते हैं ये बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। तो जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी रैयतों पर, इसको अब देख लेते हैं। ये बंदोबस्त व्यवस्था आप जरूर याद रखेंगे, हर हाल में ये आती है, पूछी जाती है। तो बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। रैयत खुद खेती बंगाल में नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एसटी कोलब्रुक ने इस काश्तकारी की स्थिति इन शब्दों में बयान की है। तो जो ये इतिहासकार था कोलब्रुक, तो यह अपने शब्दों में बताता है कि उस समय जो रैयत वाड़ी व्यवस्था थी तो वह किस प्रकार से चल रही थी। तो उसको देखते हैं। वह बताता है कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को तो पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो इस प्रकार से किसानों की दुर्दशा को बताया गया है कि जो रैयत लोग थे वे ज़मीन में खुद खेती नहीं करते थे, ज़मीन का पट्टा दे देते, पट्टे पर ज़मीन दे देते थे किसानों से, और खूब उपज लेते थे, उसका खूब हिस्सा क्या करते थे, लगान के रूप में इकट्ठा कर लेते थे, जिससे मवेशियों, बीज, आजीविका के कर्जों के तले दबता गया किसान, और खुद उसकी अब जीने की इच्छा नहीं होती थी। हालात इतने बदतर हो गए कि जब जीने की इच्छा नहीं तो उसका मन ही नहीं लगता था खेती में। तो इस प्रकार से वह अत्यधिक भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे, दब जाएंगे और मृत्यु हो जाती थी उनकी। इसलिए उस समय ज़्यादातर किसानों की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। फिर गतिविधि है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उपपट्टेदारों की स्थिति था इतने चिंतित हैं, जितने पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताइए। तो कोलब्रुक क्यों चिंतित है, आप इन कारणों को
बताइए पढ़ करके। अब हम देखते हैं जो ये बंदोबस्त व्यवस्था थी, तो आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी किसको? जमींदारों को। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। तो जमींदार भी इस उम्मीद में बैठे थे कि अंग्रेज क्या है, फिक्स कर चुके हैं अपना राजस्व, कृषि का विस्तार जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है उससे हम कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा उस समय बंदोबस्त व्यवस्था के समय भारतीय जमींदारों ने भारतीय किसानों का ही अत्यधिक मात्रा में शोषण किया। तो इसमें अभी एक और है कि यदि 10/11 हिस्सा है तो 1/11वां हिस्सा जमा करते थे, बाकी 1/10 हिस्सा पूरा जमींदार खा जाते थे। तो इस प्रकार से 11 रुपये में 2 रुपये वहाँ, 9 रुपये यहाँ रहता था। तो इस प्रकार से अत्यधिक फ़ायदा जमींदारों ने उठाया इसका। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान के जो गांव के किसान थे उनको यह लग रहा था कि यह तो मृत्यु कर देगी, दमनकारी के रूप में यह व्यवस्था दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, अर्थात जो उसकी पुश्तैनी ज़मीन चली आ रही है तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी उससे। इस प्रकार से अत्यधिक शोषण शुरू हो गया था और उनको राजस्व की जो कर की लगान थी उसको चुकाने के लिए महाजनों से भी कर्जा लेता था, तो उसकी ब्याज हो जाती थी, इसलिए वह और दबता गया। फिर यहाँ कोड में बताया गया है महालवाड़ी जो है व्यवस्था, उसको भी देख लेते हैं कि महाल क्या है। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि महाल क्या है, तो राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी जिससे कर इकट्ठा किए महालवाड़ी व्यवस्था चली थी, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। इसमें क्या था कि यह एक गांव तथा गांवों का एक समूह होता था और वहाँ से कर एकत्रित करके ब्रिटिशर्स को पहुँचाया जाता था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अभी हम रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देखेंगे। तो बंदोबस्त व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इन दोनों को आप याद रखेंगे। एक नई व्यवस्था, तो अभी इसका और जिक्र आएगा, उसको भी देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। तो जो ये निश्चित कर चुके थे अपना कर अंग्रेज अधिकारी, अब उनको लगने लगा कि जो ये बंदोबस्त व्यवस्था है इसमें थोड़ा परिवर्तन लाना या बदलाव करना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। कंपनी को यह एहसास हो गया कि जैसे जैसे व्यापार हमारा बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो उसमें ज़रूरतें बढ़ेंगी, पैसे भी और आने चाहिए खर्चे के लिए। तो इस प्रकार से वे स्थायी रूप से राजस्व तय करने का काम अब सोच रहे थे, इनमें सुधार लाना अनिवार्य है। अब देखते हैं कौन कौन से सुधार वो लाएंगे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह महाल, अभी जो ऊपर आया था ना, एक गांव या गांवों का समूह महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा फिर से जमींदारों की बजाय अब क्या होगा, गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई या किस अंग्रेज ने? तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक व्यवस्था तैयार की
जिसको क्या हुआ, महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। 1822 में लागू किया इसको। 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था, एक गांव या गांवों का समूह लगान देंगे, महाल कहलाएंगे। 1822 में लागू की गई। किसने तैयार करी? होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने। यह और फिर उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था जो थी भारत के किस क्षेत्र में लागू थी? तो उत्तर पश्चिम, वर्तमान का उत्तर प्रदेश वाला इलाका, बिहार वाला इलाका, जहाँ क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो इसको आप, ये क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में महालवाड़ी और किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी अभी आगे आएगी जो दक्षिण भारत में लागू होगी, वहीं महालवाड़ी ये उत्तर भारत में। तो उत्तर पश्चिम भारत को आप याद रखेंगे, यहाँ इसको नोट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, अब जमींदारों की जगह किनको दे दिया गया? राजस्व वसूलने का कार्य अब गांव के मुखिया को दे दिया गया, जिसको महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से महालवाड़ी से ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप नोट कर लेंगे। और उस समय गवर्नर जनरल 1819 से 1826 तक कौन था? मद्रास का टॉमस मुनरो। अब हम देखते हैं मुनरो की व्यवस्था। तो चूंकि ये दक्षिण भारत का था मुनरो, मद्रास रेजिडेंसी का, प्रेसिडेंसी का, तो अब वहाँ ये रैयतवाड़ी लाएगा। तो महालवाड़ी उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में, अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाका में। अब हम देखेंगे इसको दक्षिण भारत में मुनरो द्वारा। तो इसको भी आप याद रखेंगे, वहाँ मैकेंजी साहब को, यहाँ मुनरो साहब को। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। तो टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में क्या कर दिया, व्यवस्था को लागू भी कर दिया। तो प्रायोगिक तौर पर किसने? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। और पूर्ण रूप से किसने लागू किया? तो टॉमस मुनरो ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में थी? दक्षिण भारत में। इसको आप नोट करेंगे, क्वेश्चन यही आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी और किसने लागू किया था। तो टॉमस मुनरो को आप याद रखेंगे। और दक्षिण भारत में, वहीं उत्तर पश्चिम या उत्तर भारत में बात करें तो वहाँ महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। बंदोबस्त व्यवस्था में ये था कि जमींदार और राजा लोग राजस्व वसूल करेंगे और कंपनी के पास ले जाकर जमा करेंगे। वहीं रैयतवाड़ी की और महालवाड़ी की यदि बात करें तो वहाँ जमींदार अब इकट्ठा कर नहीं करेंगे बल्कि गांव का मुखिया इकट्ठा करेगा दोनों में। तो इस प्रकार से अब जमींदारों से गांव के मुखिया को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसान रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, ये महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, तो उसमें क्या है कि गांव का मुखिया क्या करेगा, राजस्व वसूल करेगा और पहुंचाएगा। और पहले क्या होता था बंदोबस्त में, जमींदार या राजा राजस्व वसूलते थे और पहुंचाते थे। लेकिन जो मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में थी, तो इसमें बताता है कि परंपरागत रूप से क्या थे, दक्षिण भारत में जमींदार नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट किसानों से कर वसूला जाने लगा। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि किस व्यवस्था के तहत या रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कर वसूलने का या राजस्व वसूलने का कार्य किससे करते थे। तो ये डायरेक्ट किसानों से ही कर वसूलते थे। ब्रिटिशर्स जो थे अधिकारी, वो डायरेक्ट किसानों से क्या करते थे, जो पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे हैं उनसे राजस्व इकट्ठा करते थे। अब आगे देखते हैं। तो राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो मुनरो ऐसा सोच रहा था कि हम इनकी एक पिता की तरह रक्षा करेंगे और ये हमें राजस्व प्रदान करेंगे, अर्थात डायरेक्ट किसानों से संपर्क हो गया।
जबकि वहाँ ऐसा नहीं है, गांव का मुखिया कर रहा है महालवाड़ी में, वहीं बंदोबस्त में जमींदार या राजा। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन तीनों में आप डिफरेंट समझ गए होंगे, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक गतिविधि देखते हैं। कल्पना कीजिए आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? तो ये मेंस के लिए है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, सब कुछ ठीक नहीं था। तो इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद क्या ठीक नहीं था, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें क्या हुआ, समस्याएं दिखाई देने लगीं। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी दक्षिण भारत में, तो जब किसान कर नहीं चुका पा रहा था, इतना ज़्यादा राजस्व बढ़ा दिया गया जिससे किसान दब रहा था कर्ज में, इसलिए वो गांव छोड़ने लगे, गांव छोड़कर भागने लगे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि यह नीति जो थी उनकी यह फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। तो इस प्रकार से यह, क्योंकि राजस्व जो था अधिकारी मनमौजी लगा रहे थे, जितना तय था कंपनी द्वारा उसके बावजूद मनमौजी लगा रहे थे। अब हम देखेंगे यूरोप के लिए फसलें। तो अभी तक जो व्यवस्थाएं थी कृषि में, अकाल के बाद जो जो सुधार हुए, एक बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और उसके बावजूद ठीक ढंग से कार्य नहीं चल रहा था। उसके बाद अब आते हैं हम यूरोप के लिए फसलें, अर्थात कच्चे माल की पूर्ति वो कैसे करेंगे और ज़बरदस्ती फसलें कैसे उगवाएंगे यहाँ। तो यूरोप के लिए फसलें अब हम देखेंगे। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। अफीम और नील को याद रखेंगे, इस पर जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, मतलब ज़बरदस्ती करते रहे। बंगाल में किसकी? पटसन। असम में चाय। संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना। पंजाब में गेहूं। महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो इस प्रकार आप इनके नाम एक आध के याद रख सकते हैं। जैसे बंगाल है तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, यहाँ पटसन की खेती विशेष रूप से कराई जाती थी, तो इसको आप याद रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से क्या था, राजस्व के साथ साथ उन्होंने यह अनुभव किया कि यहाँ से हम अपने ज़रूरतों की अन्य फसलें भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 18वीं सदी के अंत तक किस खेती के लिए ज़्यादा दबाव बनाया? अफीम और नील की खेती के लिए। तो यह क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती खेती किस फसल की करवाई गई? तो अफीम और नील की 18वीं सदी के अंत तक। तो अफीम और नील को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो जिस प्रकार से अफीम और नील थी, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें वो उगवा रहे थे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो ये क्षेत्र, इन चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया? स्पेशलाइज कर दिया कि इन क्षेत्रों में केवल यही फसल उगाई जाएंगी। फिर है यह कैसे किया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। तो अब किस तरह से वो विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करके एक विशेष फसल उगवा रहे थे वहाँ, अब उसकी चर्चा इसमें की जाएगी कि किस प्रकार से उस क्षेत्र का भी डिटेल अब नीचे आएगा। मुख्य रूप से नील की खेती का ही करेंगे जिक्र, और कपास की तो देखते हैं किसका है। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत, तो इस पेंटिंग को आप याद रखेंगे। मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी उत्तरार्ध इंग्लैंड, एक मॉरिस कॉटन, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर हैं चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें हैं,
ये जैसा कि अभी एक मॉरिस कॉटन की है और एक कलमकारी छापा की। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन यही आता है, पेडागादी से जोड़ करके आएगा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि ये जो कलमकारी छापा है डिजाइन भारत के किस क्षेत्र की है। तो आप इसको आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापा, जो एक तरह की क्या है, साड़ी में जो एक पल्लू वगैरह बनते हैं उसकी ये दिखाई गई है डिजाइन। तो इसको आप याद रखेंगे, कलमकारी छापा किस क्षेत्र की है, तो आंध्र प्रदेश। बस क्वेश्चन ये इतना ही आएगा कि कलमकारी छापा भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी जो बुनकरों द्वारा बनाई जाती थी, तो आंध्र प्रदेश। दूसरी तरफ ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे, दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? तो नील की अब कृषि से जोड़ा गया है इस टॉपिक को, इसलिए यहाँ आगमन विधि का प्रयोग किया गया है पढ़ाने की, जो बीएड में है आगमन निगमन विधि, प्रोफेसर्स के एग्जाम में भी आता है। तो पहले एग्जाम्पल, उसके बाद कंटेंट से जोड़ देना। तो पहले एग्जाम्पल दिया गया आपको, अब इस गहरे नीले रंग का उपयोग या इसके लिए प्रिफर नील की खेती किस प्रकार से उपजाई जाती थी, किस प्रकार से दबाव बनाया गया, चूँकि उस समय कपड़ों की रंगाई के लिए अत्यधिक मात्रा में नील का उपयोग किया जाता था, इसलिए अत्यधिक मात्रा में फसल उगाई जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ से आप इसको, अब हम आगे देखेंगे नील की खेती, तो इस तरफ से इसको कलमकारी छापे को याद रखेंगे आप। तो इन छापों में आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, यह नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय, आज की बात छोड़िए, उस समय की बात है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। भारत उस समय क्या था, विश्व का सबसे बड़ा नील का स्रोत था। अब हम देखेंगे भारतीय नील की मांग क्यों इतनी ज़्यादा थी, भारतीय नील की ही क्यों, तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद नील विद्रोह भी आएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। तो यह भी क्वेश्चन आता है, नील का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगता है, तो उष्णकटिबंधीय, अर्थात कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला क्षेत्र। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन ने कपड़ा उत्पादन, कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कौन कौन? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। कपड़ा उत्पादन करके कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का प्रयोग किया जा रहा था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो चूंकि यूरोप के बाज़ारों तक जब नील यहाँ से जाता था वो बहुत कम मात्रा में पहुँचता था, बाज़ार बहुत बड़ा था, इसलिए नील के पेड़ के साथ साथ बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वो क्या करते थे, बोर्ड नामक एक पौधे पर भी निर्भर रहते थे। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि नील के अलावा बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए किस एक अन्य पौधे का उपयोग किया जाता था, तो बोर्ड नामक पौधे का। इसको आप नोट करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से नील को जरूर याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारतीय नील की डिमांड ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी, जबकि उसकी डिमांड सप्लाई पे सब काम चलता है, आर्थिक व्यवस्था अभी भी वही चल रही है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी पर सप्लाई उतनी नहीं थी, इसलिए कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर है बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, अर्थात 23.5 के ऊपर उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम रहता है, शीतोष्ण कटिबंधीय देश हैं वो। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। बोर्ड का पौधा नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर क्या करें, पाबंदी लगा दें। तो जो वहाँ के लोग थे तो नील के स्थान पर क्या किए, नील से उनका कंपटीशन हो रहा था, बोर्ड उगाने वाले
लोगों से। तो चूंकि बोर्ड उन्हीं के क्षेत्र में उगता था, इसलिए उन्होंने लोकल जनता ने वहाँ सरकार पर दबाव बनाया कि आप नील के आयात पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पैरा। मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। जो कपड़े को रंगने वाले लोग थे वे नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, उतना डार्क नहीं आता था। उड़ा हुआ कलर, ऑलरेडी उड़ा हुआ जैसा हो, इस तरह का रहता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में क्या करी, ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। जो आयात पर पाबंदी लगी थी, जो लगवा दिए थे वहाँ के बोर्ड उगाने वाले लोग, तो अब 17वीं सदी के अंत तक क्या हुआ, पाबंदी में ढील दे दी गई। फिर कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे थे। तो इस प्रकार से कैरिबियाई द्वीप समूह जो थे वहाँ स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी लोग करते थे। यह भी क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी कहाँ करते थे, तो सेंट डोमिंग्यू में, ब्राज़ील में पुर्तगाली लोग करते थे, जबकि जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती अब करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। कब, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। कई कारण थे, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील की आपूर्ति होती थी वह बंद हो गई। अब 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के जो रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। तो जब क्या हुआ, नील का उत्पादन घट गया, तो चूंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, मशीनीकरण, औद्योगिकरण हो गया 1773 में और 89 के बीच। तो जब औद्योगिकरण हुआ तो कपड़े का प्रोडक्शन अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उसको रंगने के लिए अत्यधिक नील की आवश्यकता हुई, परंतु किसी कारण बस अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का जो नील आयात हो रहा था वो स्टॉप हो गया। अब वहाँ बेचैनी छाने लगी कि भैया इसकी अब पूर्ति कहाँ से हो। उसकी चर्चा अब आगे होगी, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं बागान का अर्थ। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बागानी कृषि कौन सी है, या बागानी खेती कौन सी है, या कौन सी फसलें बागानी फसलें हैं। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास ये बागानी कृषि कहलाती हैं, ये बागानी फसलें हैं। तो आप इनके नाम लिख लेंगे, बागानी फसलें, और डैश करके उनका नाम सभी का, चाय, काफ़ी, गन्ना, तंबाकू और कपास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ। अब वो स्रोत खोजने लगे और क्वेश्चन है कि अब क्या करेंगे, नील कहाँ से मिल सकता है। अब वो आएंगे भारत पर अत्याचार करने के लिए। तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप, अब दिलचस्पी भारत की ओर बढ़ी, चूँकि अभी बहुत सारे क्षेत्र थे, अब वहाँ से स्टॉप हो गया जब, तो अब क्या होगा, अब आगे देखिए। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, क्योंकि अब अमेरिका वेस्ट इंडीज़ से बंद हो चुका था। तो अब वो दबाव बनाएगी कहाँ, औपनिवेशिक क्षेत्र भारत में, जो उच्च क्वालिटी का नील हुआ करता था। फिर है 18वीं सदी के आखिरी जो दशक थे 18वीं सदी के, से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था, जो 1788 में मात्र 30% था। और जैसे ही दोनों क्षेत्रों से नील स्टॉप हो गया आयात, तो भारतीय क्षेत्र का नील अब कितना आयात किए जाने लगा, 95%, जो भारतीय नील के महत्व को दर्शाता है।
अब यहाँ फिर है नेक्स्ट पैरा में, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों के नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए। उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। इस प्रकार से अब भारतीय क्षेत्र की उत्पादकता को देखते हुए और नील की डिमांड इंग्लैंड में जो थी उसकी डिमांड को देखते हुए ब्रिटेन के खुद लोग इतना मुनाफा मिल रहा था कि खुद वहाँ के लोग आ गए और भारत में नए नए बागान नील के निर्मित करने लगे। और जिनके पास पैसा नहीं था वे लोग भी आ गए और उनके लिए बैंक कर्ज के लिए तैयार थे। जो ब्रिटिशर्स के बैंक थे वे कर्जा देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से नील की खेती को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उस समय की डिमांड ही ऐसी थी। फिर एक डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। ये संघर्ष है, लड़ाई की तस्वीर है एक। ये सेंट मॉन्टेग्यू में मुसलमानों की बगावत, अगस्त 1751, जनवरी स्कुहादोल्स्की का चित्र है ये। तो इसमें देखते हैं क्या वर्णन है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश में सेंट मॉन्टेग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। तो जो अभी ऊपर जिक्र था कि वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से क्या हुआ था, नील आना बंद हो गया था, तो ये उसी का परिणाम बताया गया कि ऐसी लड़ाई हुई और क्या हुआ। 91 में जो अफ्रीकी गुलाम थे उन्होंने बगावत करके बागान जला दिए और बागान के मालिकों को मार डाला। 92 में क्या हुआ, फ्रांस के जो उपनिवेशवासियों में दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से दास प्रथा फ्रांस के उपनिवेशवादों से कब समाप्त की गई, तो 1792। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। तो निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, इसको बोलते हैं निज। और रैयती आपको ऊपर बता दिया गया है, रैयतवाड़ी। रैयती यह तो या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये है रैयती व्यवस्था। तो निजी में स्वयं बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे स्वयं। लेकिन रैयती की यदि बात करें तो वह उनकी खुद की ज़मीन नहीं थी। ज़मीन या तो खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर या लीज पर, जिसे बोलते हैं वर्तमान में लीज बोल देते हैं, भाड़े पर लेकर के मजदूरों से काम करवा करके नील की खेती करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, निज में और रैयती में अंतर आप निज से अंतर समझ में स्पष्ट रूप से आता है। रैयती का डिटेल आपको ऊपर बताया गया है। अब निज खेती में समस्याएं क्या थीं, तो उस पर चर्चा की गई है। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए। वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। तो जो बाहरी लोग आते थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटेन से जो आए थे लोग, वे सोचते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं खेती से। तो उनको अब छोटे मोटे टुकड़े मिलते थे, क्योंकि जनसंख्या का दबाव पहले ही वहाँ अत्यधिक था। इसलिए वो क्या करते थे कि फैक्ट्री के आसपास या इर्द गिर्द की जो ज़मीन थी वह किसानों से ज़बरदस्ती खाली करवा रहे थे, जिससे क्या हुआ, टकराव एवं तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो अब इसी कारण अब होगा, इसका परिणाम क्या होगा, समस्याओं में नील विद्रोह सामने आएगा। तो ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई हैं, इतिहास का क्रम ही है सब कुछ, इसलिए ये सारी चीज़ें क्रम से आपको दिखाई देंगी।
फिर एक गुलाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। तो गुलाम से भी इस शब्दावली को आप याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो मज़दूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। यहाँ धन की खेती नहीं, धान की खेती होगा। तो जब किसान किस समय ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादातर मज़दूरों की? जब किसान धान की खेती में, तो धान की खेती में ज़्यादा आते थे, इसलिए मज़दूरों के भी कमी हो जाती थी। तो ये भी एक प्रकार की समस्या थी। तो ये दो समस्याएं थी। एक, छोटे मोटे उनके क्षेत्र लगते थे जिससे वे बड़े क्षेत्र खाली करवाते थे, अर्थात टकराव की स्थिति पैदा हो गई। दूसरी, मज़दूरों की कमी हो जाती थी क्योंकि दोनों फसलें साथ में तैयार हो रही थी, उधर धान की खेती या चावल की खेती और इधर नील की, इसलिए चावल की खेती की ओर ज़्यादा जाते थे किसान मज़दूर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। निज खेती के लिए जो है बहुत सारे हल बैल, 2 बैल और 1 हल होते हैं। तो अब बहुत सारे हल बैल की ज़रूरत पड़ती, चूँकि बड़े पैमाने पर निज खेती होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए, अर्थात 4 बैल। 2 हल यदि चलेंगे तो उसमें 4 बैल। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना, उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे, अर्थात नील की खेती और चावल की खेती दोनों साथ साथ चलती थी। तो जिस समय बागान मालिकों को नील की खेती के लिए हल बैल की ज़रूरत पड़ती थी उसी समय क्या था, जो किसान थे तो उनको चावल की खेती के लिए हल बैल की ज़रूरत पड़ती थी। इस समय उनको भारी क्या होता था, मशक्क़त करनी पड़ती थी, बड़ी समस्याएं आती थी कि किस प्रकार से अब नील की खेती, चूँकि वो बाहरी लोग थे तो पहले तो हम अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद समय जो बचेगा यदि रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक है, इसलिए उनको समस्याएं होती थी इस प्रकार से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाने लगे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी ज़मीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो जो निज पैदावार वाली नील की खेती थी उस समय 25% से भी कम थी, और रैयत वाली बाकी ज़मीन शेष 75% क्या थी, रैयत व्यवस्था वाली थी। तो इस प्रकार जो लीज या पट्टे में बड़े किसानों से लेकर के छोटे किसान करते थे या जमींदारों से लेकर के। अब हम देख लेते हैं बीघा। चूँकि ये ज़मीन मापने की एक इकाई है, ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था। तो इस प्रकार से आप बीघा याद रखेंगे कि बीघा क्या है, तो एक ज़मीन मापने की इकाई है। यदि आप यूपी के होंगे या मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के होंगे तो यहाँ बीघा ही चलता है। बघेलखंड में एकड़ चलता है। हालांकि बीघा सबको मालूम है, पर उधर एकड़ में ज़मीन मापी जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बिंदु है रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। तो निज और रैयत 2 पद्धतियाँ थीं। तो अब रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती देखते हैं। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए क्या करते थे, बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। तो इस प्रकार से इसमें सशर्त काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अर्थात जिसने दस्तखत कर दिया तो उसको अब नील की खेती ही करना है अपनी ज़मीन में। उसके लिए क्या हुआ, कम ब्याज पर बागान मालिक जो थे वो कम ब्याज पर कर्जा उपलब्ध करा देते थे। कर्जा लेने वाले रैयत अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि जो रैयत व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो दस्तखत कर देते थे या जो किसान उस पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे उनको कम से कम कितनी ज़मीन पर अपने ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, तो कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो ये क्वेश्चन आता है
कि कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो 25% भूभाग पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था, जो भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है जो किसान। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। तो जो बागान मालिक था वह बीज और उपकरण मुहैया करा देगा, अर्थात हल, बैल और बीज। बाकी देख रेख करना, खरपतवार, फसल की देख रेख का जिम्मा सब काश्तकार का होता था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इसमें दिखाया गया है ये कटाई करते हुए नील की खेती। ये 19वीं सदी का चित्र है। एक बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी, किसकी? काश्तकार की, क्योंकि एक कर्जा उसका फसल देने के साथ समाप्त हुआ, दूसरा कर्जा फिर तैयार। यदि कर्जा नहीं तो काश्तकारी नहीं। इस प्रकार से कर्ज में दबते जाएंगे किसान। ये अब खेतों से, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं बैलगाड़ियों से कैसे ले जाया जा रहा है। तो खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नील का उत्पादन कैसे होता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्पादन की व्यवस्थाएं। ये फैक्ट्री इधर है, बीटर वाट कारखाने का चित्र है। किडवन हौद हैं, ये बड़े बड़े हौद बने हुए हैं किडवन। ये बीटर हाट है। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है। विलियम सिम्पसन का एक चित्र बनाया गया है। ये चित्र विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया है। कारखाने का चित्र है, जैसा कि मैं पहले ही बताया। यहाँ फसल से मतलब कच्चे मटेरियल से, कच्चे रॉ मटेरियल से तैयार की जाती थी प्योर नील, उसका एक कारखाना दिखाया गया है। इस कोट को देख लेते हैं। ये कोट पढ़ना अनिवार्य है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। जो नील के गांव थे वे फैक्ट्रियों के आसपास, जिससे ट्रांसपोर्टिंग कम आए, खर्चा कम आए। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित बैटम हौद में पहुंचा दिया जाता था। बैटम को ही हौद बोलते हैं। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद में किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। तो आप याद रखें इसको, स्टीपर और किण्वन कुंड को, कि इसमें क्या किया जाता था। तो नील की पौधों की पत्तियों को तोड़कर कई घंटों तक क्या किया जाता था, गर्म पानी में डुबो कर रखा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौदे में छान दिया जाता था। दूसरा हौदा पहले हौदे से ठीक नीचे होता था, जिससे आसानी से उसमें फ्लो हो सके वाटर। दूसरे हौदे बीटर वाट जिसे कहते हैं, से घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। बैटम या हौद, उसके बाद उसका किण्वन, उसके बाद बीटर वाट, उसके बाद उसको घोलते रहिए तो नीचे नील की परत, ऊपर एकदम प्योर द्रव के रूप में नील आ जाता था, साफ। ये औरतें हौद तक पहुंचा रही हैं नील के पौधों को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील गाद या लुगदी को दूसरे कुंड में, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो जो उसका लुगदी बचता था उसको सुखा करके बेचने के लिए क्या कर दिया जाता था, सुखा कर रख दिया जाता था निचोड़कर बिक्री के लिए। बिक्री के लिए नील तैयार। अब यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उस पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है।
तो ये सील लगा रहा है, ये टुकड़ों को उठा करके जो नीचे परत जम गई थी नील की, अब बिक्री के लिए तैयार माल था, उसको अब सील लगाकर बेचने की तैयारी हो रही है। फिर इसको भी देख लेते हैं एक किसान मजदूर को। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भले नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। कमर बराबर नील का घोल उन हौदों में रहता था, उस पर खड़े होकर ये पैडल चलाते थे, अर्थात घोलते रहते थे लकड़ी से। वाट क्या होता था? तो एक किडवन अथवा संग्रहण पात्र को ही वाट बोलते थे। तो इस प्रकार से नील तैयार की जाती थी उस समय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो जो किसान पहले इन कर्जों में बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एक फसल उगी, उसका कर्जा पट गया, उसके बाद नई फसल के लिए फिर वो कर्जा लेता था। उसको आमदनी कहाँ मिलती थी? सिर्फ वो खेती करता था बस, तो उसकी मेहनत लगती थी बस, और कुछ नहीं मिलता था उसको। पैसे दिए जाते थे खेती करने के लिए, ना कि उसके फ़ायदे के लिए। खेती करने के लिए पैसा दे रहा था ज़मींदार, उसके बाद आप खेती करिए, उसके बाद उसका कर्जा, उस जो थोड़ा बहुत आपको मिलेगा उससे उसका कर्जा दीजिए, और उसके बाद कुछ आपके पास बचेगा नहीं, जो प्रॉफिट होगा वो खुद लेगा आप। उसके बाद पुनः नया कर्जा लीजिए। तो इस प्रकार कर्जे पे कर्जा आप लेते रहेंगे, जब तक आप जिएंगे तब तक खेती करेंगे कर्जे के दम पर। इस प्रकार वह बात अब समझ में आ गई उनको। फिर नेक्स्ट पैरा है, समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। जैसा कि मैं पहले बताया, वो ज़मीन को बंजर बना देती है। उसकी जड़ें अत्यधिक गहराई पर जाती थी, जहाँ पे अब चावल की खेती या धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसके लिए मिट्टी तैयार करना, एकदम मुलायम मिट्टी करना है, बहुत अनिवार्य होता है चावल की खेती के लिए। अब हम देखते हैं नील विद्रोह है और उसके बाद की कहानी। तो अभी तक हमने नील की खेती, उससे जुड़ी हुई समस्याएं कैसे आईं, अब नील विद्रोह क्यों होगा उस पर चर्चा होगी। यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ये मार्च 1859 की कहानी है, बंगाल की। कहाँ की? बंगाल के रैतों की। इन्होंने क्या बोला कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर क्या किए? हमला करने लगे। अब रैतों ने बागान मालिकों को क्या बोल दिया? लगान चुकाने से भी मना कर दिया, नील की खेती से भी मना कर दिया, और फैक्ट्री पर तलवार, भाले और तीर कमान से क्या किए? हमला करने लगी। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में क्या हुई? पार्टिसिपेट करी, कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। जो बागान मालिकों के लिए काम करते थे उनको समाज से निकाल दिया गया, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियारों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो इस प्रकार से अब विद्रोह शुरू हो गया। रैतों ने ठान लिया कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, जो उनके टैक्स लेने वाले आएंगे उनको हम मारेंगे, उनसे डरेंगे नहीं, और फैक्ट्रियों पर भी तोड़ फोड़ करने लगे और हमला कर दिए। तो इस प्रकार से नील विद्रोह शुरू हुआ। फिर हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग दबे कुचले होते हैं वे जल्दी बगावत नहीं करते। इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ रहा होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो 1859 में नील रैतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और
मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है, ऐसा रैतों को लगा। जो नील के बागान मालिकों के अंडर में काम करते थे उनको लगा कि स्थानीय जमींदार जो हैं हमारे क्षेत्र के, उनका और गांव के मुखियाओं का समर्थन मिलेगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे जिनसे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो इस प्रकार से क्या किया, जमींदारों ने और मुखियाओं, गांव के मुखियाओं ने उनको उपकरण उपलब्ध कराते थे, लाठी वगैरह, और उकसाते थे उनको, और पीछे से पुश करने का, उत्प्रेरक करने का कार्य किया उन्होंने कि आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्थितियां बनी। और क्यों बनी? चूंकि जमींदार अपना हित चाहते थे, इसलिए उकसाते थे। जमींदारों की ज़मीन एक निश्चित समय की जगह लंबे समय तक ले ली जाती थी बागान मालिकों द्वारा, और उसका गलत उपयोग, उसको बंजर बना के छोड़ा जाता था। इसलिए वे अत्यधिक क्रोध में आए और उकसाने का कार्य किया यहाँ रैतों को। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। 57 की क्रांति के बाद ये हो चुका था 57 में, अभी ये 59 की कहानी है, 1859 की, 2 साल बाद की। तो वे पहले से ही डरे हुए थे। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ऐसा लोगों में खबर फैला दी गई। ऊपर एक कोट है, उसको भी देख लेते हैं, उसको मत छोड़े अभी। नीलगामों का एक गीत, तो यहाँ एक नीलगामों का गीत दिया गया है, उसको देख लेते हैं। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों में हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। वह गीत कौन सा है? मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। तो इस प्रकार से हौसला बढ़ाने के लिए ये कविताएं कही जाती थी लोगों के, रैतों के बीच में। तो रैतों के बीच में ये अफवाह फैला दी गई कि विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका हुक्म है कि अब नील की खेती किसानों से या रैतों से नहीं करवाएंगी। लेकिन आगे अब देखिए, ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया कि ये भी हमारा साथ दे रहा है, ऐसा भ्रम था। अब आगे देखिए, जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैतों की दुर्दशा, बागान मालिकों का जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। अब पढ़े लिखे लोग भी जागे और वहाँ के रैतों से बातचीत करी। बागान मालिक जो जोर जबरदस्ती अत्याचार करते थे नील की खेती में, उनके बारे में अब पढ़े लिखे लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया। तो यह खबर अब और तेज़ी से फैलेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहते
चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आयोग बना वह उसकी आलोचना किया किसकी, बागान मालिकों की, कि आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और रैयतों को ये विश्वास दिलाया गया कि जो अनुबंध पर आप हस्ताक्षर कर चुके हैं तो इसको आप क्या करेंगे, पूरा करें, और आगे जो समय आएगा उसके लिए नील की खेती आप बंद कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 6 महीना बचा है अनुबंध को, तो उसको आप पूरा कर दें, उसके बाद आप नील की खेती से स्वतंत्र हैं, करना चाहें तो करें अन्यथा ना करें। इस प्रकार आयोग सिफारिश अपनी देता है। अब नेक्स्ट पैरा है कि इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब जो ये बगावत थी इसके बाद नील की जो उत्पादन क्षमता थी वो धराशायी समाप्त हो गई। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो गया, चूँकि अब कृत्रिम रंग आ गए। 19वीं शताब्दी में कृत्रिम रंग जब आ गए तो धीरे धीरे नील अब कृषि के रूप में जो उत्पादन होता था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, चूँकि कृत्रिम रंग थोड़ा रंग और ज़्यादा कपड़े रंगने के काम आता था। तो अब खेती पर अब डिपेंड नहीं रहेंगे, फैक्ट्रियां अब कृत्रिम रंग बना लिया करेंगी। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील की किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। तो जो नील विद्रोह था उसके बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसने करी, ये क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखेंगे 1917 महात्मा गांधी का दौरा था, नील बागान मालिकों के खिलाफ था, जो चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई यहाँ से। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने करी, महात्मा गांधी कहाँ से करी, बिहार से करी, 1917 में करी। तो आप बिहार के चंपारण से, तो आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे IMP लगा करके। अब हम कुछ कोट देख लेते हैं। तो कोट है, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकारी हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने उनसे जब बात करी तो हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए। किस तरह से दिए? WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे ये। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? ऐसा अध्यक्ष बोलता है किससे? हाजी मुल्ला से, जो काश्तकार है। हाजी मुल्ला क्या जवाब देता है? मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। वो स्पष्ट मना बोल देता है कि मुझे कोई भी आपकी शर्त संतुष्ट नहीं कर सकती है, मैं नील की खेती नहीं करूँगा। अब श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयावह स्थिति रही होगी। एक गतिविधि देता है कि कल्पना कीजिए आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WM सीटन कार आपसे पूछते हैं रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा? तो इस प्रकार से हम इसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक, नील विद्रोह, चंपारण, बिहार, तो इसको आप याद रखेंगे 1917 महात्मा गांधी जी द्वारा। उसके बाद जो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन ये समझने के लिए हैं, बाकी उदाहरण कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी घटनाएं घटी, कैसे नील की खेती की शुरुआत हुई, डिमांड कैसे बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ी तो उसका क्षेत्र कैसे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। तो आप इसमें से सिर्फ 4 चीज़ें ही याद रखेंगे। एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, एक महालवाड़ी व्यवस्था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक नील विद्रोह। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। इन 4 क्वेश्चनों के अलावा यहाँ से क्वेश्चन रेयर कंडीशन में ही पूछे जाएंगे बस। तो रैयतवाड़ी दक्षिण भारत, वहीं महालवाड़ी आप उत्तर भारत, इतना ज़रूर याद रखें। तो आप लोग इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।